नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा हो या फिर हाथरस का मामला या फिर दिल्ली दंगे, देश में कोई भी विवाद फसाद हो, नाम पीएफआई का जरूर चला आता है। लंबे वक्त से अलग अलग हिस्सों में पीएफआई पर बैन की मांग उठती रही। एक दफे झारखंड की सरकार ने बैन लगाया तो हाईकोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन इस बार रडार एनआईए का था। 28 सितंबर को पीएफआई पर बैन का ऐलान हो गया, मगर पीएफआई पर शिकंजे का बैकग्राउंड क्या था, पूरा प्लान कैसे बना, कमांड सेंटर कहां था और बैन के बाद आगे क्या, इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। 16 साल से पनप रहे रक्त बीजों के अंत का आरंभ हो गया। बीते 1.5 दशक से डेमोक्रेसी के ड्रामे के साथ सूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में पनप रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यह सरकार का फाइनल ब्लो है। भारत संविधान की किताब से बंधा हुआ देश है। कानूनी नुक्तों के लूफॉल से आरोपी बार बार बच निकलते हैं। वोट बैंक के लालच में कई सरकारें ये लूफॉल क्रिएट भी करती है, मगर इस बार स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी गई और इसके हिमायतियों को पता ही नहीं चला। पीएम मोदी के सुपरविजन में अमित शाह और अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस प्लान को अंजाम दिया गया। पीएफआई को लेकर खुफिया रिपोर्ट अमित शाह के हाथों में थी, जिसके बाद अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें शाह के साथ एनएसए, डोभाल व मंत्रालय व खुफिया विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में शाह ने अधिकारियों से पूछा कि क्या यह सही समय है पीएफआई पर बैन लगाने का। कुछ अधिकारियों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि कुछ का कहना था कि अभी थोड़ा और वक्त की जरूरत है। फिर दो एजेंसी एनआईए और ईडी को फाइनल राउंड के एक्टिव कर दिया गया। एनआईए सुरक्षा और टेरर एंगल पर काम कर रही थी, जबकि ईडी टेरर फॉर्मेट पर। 28 सितंबर के अलह सुबह हुए बैन के ऐलान के बाद शाम होते होते खुद पीएफआई ने अपने संगठन के भंग होने की घोषणा कर दी। एक सप्ताह के अंदर 2 दौर की देशव्यापी छापेमारी सहित 240 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहायक संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया। सरकार का दावा है कि इन संगठनों को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जीएमबी और आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ाव था। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा और आतंकी घटनाओं में शामिल रहे। हालांकि ये संगठन आरोपों से इनकार करते हैं और बैन किए गए इन 9 संगठनों में से एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात भी कही है। कैसे बना था पीएफआई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नवंबर 2006 में दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से बना। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, मगर बाद में इसने दिल्ली में अपना बेस बनाया। संगठन खुद को कमजोर तबके के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ बताता रहा। यूएपीए के तहत बैन के मायने: केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। इसका मतलब है कि अब इस संगठन की सदस्यता रखने पर 2 साल की सजा हो सकती है, जो कुछ मामले में आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक बढ़ाई जा सकती है। देश भर में केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां और राज्य पुलिस के पास अब संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार करने, उसके खाते को फ्रीज करने और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। धारा 10 सदस्यता को अपराध बनाती है। यूएपीए की धारा 10 प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने पर 2 साल की कैद की सजा हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में से आजीवन कारावास और यहाँ तक कि मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 10 यह भी कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे संगठन का सदस्य है और बना रहेगा, उसकी बैठकों में भाग लेता रहेगा या जुर्माने के साथ 2 साल तक की कारावास उसे हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्यों में सहायता करता है। इस प्रावधान को लागू करते हुए केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस ने वर्षों से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी के सैकड़ों सदस्यों को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया। इस प्रावधान का इस्तेमाल अक्सर राज्य पुलिस द्वारा देश के वामपंथी उग्रवाद, LWUE प्रभावित जिलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सदस्य होने के कारण व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता रहा है। कानून कहता है कि यदि व्यक्ति के पास आग्नेयास्त्र या विस्फोटक है और इसके परिणाम स्वरूप जीवन की हानि या गंभीर चोट या संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान होता है, व्यक्ति की मृत्यु या कारावास से दंडित किया जा सकता है। यूएपीए की धारा 7 क्या कहती है? यूएपीए की धारा 7 सरकार को गैर कानूनी संगठन द्वारा धन के उपयोग पर रोक लगाने की शक्ति देता है। ये एजेंसियों और पुलिस को ऐसे संगठनों के परिसरों पर छापा मारने और तलाशी लेने के लिए उनकी लेखा पुस्तकों की जांच करने की शक्ति भी देता है। यूएपीए की धारा 8 केंद्र को किसी भी स्थान को अधिसूचित करने का अधिकार देती है जो उसकी राय में इस तरह के गैर कानूनी संघ के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता रहा। यह स्थान में एक घर या एक इमारत या उसके एक हिस्सा या यहाँ तक कि एक तंबू या एक बर्तन भी शामिल है। अब आगे क्या?
देश भर में कहीं भी केंद्रीय एजेंसियां या राज्य पुलिस अब PFI के मेंबर्स को गिरफ्तार कर सकेंगे, उनके खाते फ्रीज किए जा सकेंगे, उनकी संपत्तियां भी जब्त हो सकेंगी। गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाया है, उसे अभी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन को आतंकी संगठन घोषित करती है या नहीं। क्या पूरी तरह वजूद मिट जाएगा? PFI का राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में है। इसका कर्नाटक के तटीय दक्षिण कन्नड़ और उडुपी इलाके में अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर पार्टी गांव से लेकर कस्बे और सिटी काउंसिल में भी चुनाव जीत चुकी है। मैसूर लोकसभा की सीट नरसिम्हा में SDPI 2013 में दूसरे नंबर पर रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने प्रतिबंध को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष MK फैजी ने कहा कि जो कोई भी बीजेपी सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता है, उसे गिरफ्तारी और छापेमारी के खतरे का सामना करना पड़ता है। ये संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। 2047 तक गजवाए हिंद का PFI प्लान। एजेंसी ने के नोट से पता चलता है कि महाराष्ट्र के PFI अध्यक्ष के कब्जे से सैकड़ों आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ मिशन 2047 से जुड़ा ब्रोशर और CD भी बरामद हुई। यूपी के एक PFI नेता ने के पेन ड्राइव से मिला जिसमें ISIS गजवाए हिंद के वीडियो पाए गए। नोट में कहा गया है कि PFI ने अपने कैडर को उन कामों के लिए ब्रेन वॉश किया जो देश में धार्मिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। PFI पर आरोप है कि केरल में जून 2021 में उसके पास से विस्फोटक जिहादी साहित्य बरामद किया गया था। बहरहाल बैन होने के बाद संभव है कि इससे जुड़े कुछ तथ्य गोपनीय रूप से राष्ट्र विरोधी या आतंक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करें। वैसे भी अनुभव बताता है कि बैन करने मात्र से किसी संगठन का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। जाहिर है सरकार को आगे और ज्यादा सतर्कता से कदम बढ़ाने होंगे। तो आज हमने आपको PFI के बैन होने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।